लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। यह साल था 1943। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। आसमान से लगातार बमों की बारिश हो रही थी। यूरोप के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके थे, लेकिन जर्मनी के एक बेहद सेफ और प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ऑफिस में एक बिजनेस लेटर टाइप हो रहा था। इस लेटर में किसी जंग की स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई सीक्रेट प्लान नहीं था, बल्कि इसे बेयर फार्मास्यूटिकल्स के लोगों ने ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप के कमांडर को लिखा था। ये एक ट्रेड डील थी। देखने में आपको लगेगा कि ये बहुत सिंपल क्लिनिकल डील है, बट इसमें कैंप ने कुछ कच्चे माल के लिए 200 राइक्समार्क पर यूनिट की मांग की थी। बड़ी मुश्किलों के बाद ये डील 170 मार्क्स पर यूनिट पर फाइनल की गई। क्या आप जानते हैं कि ये कच्चा माल था क्या? असल में ये 150 जिंदा औरतों को खरीदने का एक ऑफिशियल प्रपोजल था, जिन्हें नींद की एक नई दवा के क्लिनिकल ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाना था। कुछ हफ्तों बाद उसी कॉर्पोरेट ऑफिस से एक और चिट्ठी ऑशविट्ज के पते पर भेजी गई। चिट्ठी में लिखा था, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, सभी सब्जेक्ट्स मर गए हैं, नए बैच तैयार रखें। यह बात निकल कर आई तब जब हिटलर की मौत के बाद उसके ऑफिसर्स पर मुकदमा चलाया गया। 1947 के न्यूरेमबर्ग डॉक्टर्स ट्रायल के आर्काइव्स में आज भी ये सारे सबूत मौजूद हैं जो आपको हैरान कर देंगे। इस ट्रायल से दुनिया के सामने हिटलर का वो क्रूर चेहरा सामने आया जिसके बारे में लोगों को कभी कुछ पता ही नहीं था। ये नाजियों के वो मेडिकल एक्सपेरिमेंट थे जिसमें इंसानों को इंसान ही नहीं समझा गया। आज मैं आपको हिटलर के उन्हीं खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या हिटलर के टाइम पर ही इंसानों पर प्रयोग शुरू हुए थे? इतिहास में अक्सर कई लोग मान लेते हैं कि हिटलर के 1933 में सत्ता में आने के बाद मेडिकल एथिक्स का डिक्लाइन हो गया, लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। सच्चाई यह है कि हिटलर से भी बहुत बहुत पहले 19वीं सेंचुरी के आखिर से ऐसी बातें होने लगी थी। इसकी गहरी जड़ें यूजेनिक्स यानी सुजनन विज्ञान के मूवमेंट में छिपी हुई थी। चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई फ्रांसिस गाल्टन ने पहली बार यह थ्योरी दुनिया के सामने रखी कि इंसानी नस्ल को सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए सुधारा जा सकता है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग जैसा कि जानवरों में कराई जाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका, ब्रिटेन और स्कैंडिनेविया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में यूजेनिक्स को एक ऑथेंटिक साइंस के तौर पर पढ़ाया जाता था। रॉकफेलर फाउंडेशन और कार्नेगी इंस्टीट्यूशन जैसे बड़े बड़े नाम इस रिसर्च को फंड कर रहे थे। कैलिफोर्निया और इंडियाना जैसे अमेरिकन स्टेट्स में मानसिक रूप से कमजोर या फिर अनफिट माने जाने वाले लोगों की जबरन नसबंदी के कानून बने हुए थे। लेकिन जहां बाकी दुनिया में ये थ्योरी एकेडमिक डिबेट्स, किताबों या कुछ छोटे मोटे कानूनों तक लिमिटेड रही, जर्मनी में इसे एक अलग मुकाम मिल गया। पहले वर्ल्ड वॉर में हार और उसके बाद आई भयानक आर्थिक मंदी ने जर्मन सोसाइटी को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस हताशा के बीच हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने यूजेनिक्स को पूरी स्टेट पॉलिसी का दर्जा दे दिया। 1933 में हिटलर सत्ता में आया और सत्ता में आते ही मेडिकल एथिक्स की परिभाषा को उलट दिया गया। मेडिकल की किताबों के पन्ने बदल दिए गए और हिप्पोक्रेटिक ओथ के मायने खत्म कर दिए गए। जर्मनी में एक डॉक्टर का पहला धर्म सिर्फ अपने मरीज की जान बचाना नहीं रह गया था, उसे सिखाया गया कि वो एक स्टेट हेल्थ लीडर है। उसकी असली वफादारी किसी एक इंसान के नहीं, बल्कि पूरे देश के जेनेटिक पूल के लिए है। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर थे, जिन्हें जन्मजात कुछ बीमारियां थी, जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं थे या अपाहिज थे, उन्हें स्टेट के संसाधनों पर बोझ मान लिया गया। उस दौर के प्रोपेगेंडा पोस्टर्स में खुलेआम लिखा जाता था कि एक अपाहिज व्यक्ति पर उम्र भर में स्टेट का 60,000 राइक खर्च होता है और यह पैसा स्वस्थ जर्मन नागरिकों का है। कमजोरों पर पैसा खर्च करना अब देश के साथ गद्दारी माना जाने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात जो इतिहासकार आज भी पॉइंट आउट करते हैं वो ये है कि डॉक्टरों को यह सब करने के लिए किसी बंदूक की नोक पर या डरा धमका कर मजबूर नहीं किया गया। अगर हम नाजी पार्टी के शुरुआती डेटा को देखें तो वकील, इंजीनियर या किसी भी दूसरे प्रोफेशनल ग्रुप के मुकाबले सबसे ज्यादा डॉक्टरों ने अपनी इच्छा से और खुशी खुशी नाजी पार्टी ज्वाइन की थी। लगभग 50% जर्मन डॉक्टर्स पार्टी के मेंबर बन चुके थे। इस सिस्टम में डॉक्टर्स को बहुत अच्छी खासी फंडिंग, सोशल रिस्पेक्ट और बिना एथिकल रिस्ट्रिक्शन के रिसर्च की आजादी मिल रही थी। जुलाई 1933 में नाजी सरकार ने पहला बड़ा मेडिकल कानून पास किया।
लॉ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हेरिडेटरी डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग। इस कानून के तहत बिना मरीज के मर्जी के पुलिस की निगरानी में जबरन नसबंदी की जाती थी। 1937 तक लगभग 4 लाख जर्मन नागरिकों की उनकी मर्जी के खिलाफ नसबंदी कर दी गई। वजह बस इतनी सी थी कि वो सिजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी या किसी दूसरी मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन सिर्फ नसबंदी से ये बायोलॉजिकल प्योरिफिकेशन की मशीन रुकने वाली नहीं थी। हिटलर के आने के बाद परफेक्ट रेस की सनक बढ़ती जा रही थी। 1937 में एक ऐसा साइलेंट ऑपरेशन शुरू हुआ जिसने आगे चलकर होलोकॉस्ट की असली नींव रखी। इतिहास में इसे राइनलैंड बास्टर्ड्स का केस कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई की संधि के तहत राइनलैंड इलाके में फ्रेंच आर्मी तैनात की गई। इस सेना में फ्रांस के अफ्रीकी कॉलोनी से आए कुछ ब्लैक सैनिक भी शामिल थे। जर्मन महिलाओं और इन अफ्रीकन सैनिकों के बीच रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा हुए उन्हें नाजियों ने नस्लीय रूप से अशुद्ध मान लिया और उन्हें राइनलैंड बास्टर्ड्स का अपमानजनक नाम दिया। जब ये बच्चे 13 से 16 साल के हुए तो 1937 में उन्हें रूटीन जेनेटिक चेकअप के बहाने अस्पतालों में बुलाया गया। यहाँ बिना किसी कानूनी अधिकार के, बिना किसी पब्लिक कोर्ट हियरिंग के और बिना उनके पेरेंट्स की परमिशन के इन सभी टीनेजर्स की जबरन नसबंदी कर दी गई। यह हिस्ट्री में पहली बार था जब नाजी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ रेस के बेसिस पर किसी कम्युनिटी या ग्रुप को टारगेट किया था। एक तरह का यह टेस्ट रन था कि कितना इसका विरोध होगा। लेकिन जब कोई विरोध नहीं हुआ तो हिटलर की नाजी सरकार का हौसला और बढ़ गया। आगे चलकर इन्होंने और भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए। इस पूरी क्रूरता का असली टर्निंग पॉइंट आता है 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब जंग के शोर में घरेलू मामलों पर कोई जोर नहीं था तो मौके का फायदा हिटलर ने उठाया। उसने एक टॉप सीक्रेट ऑर्डर साइन किया एक्टियन T4 नाम से। इस ऑपरेशन में बर्लिन के एक बेहद पॉश इलाके में टीयरगार्टन ट्रासेज 4 नाम के एक एड्रेस से एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ नसबंदी करना नहीं था। इसका सीधा टारगेट था मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर जर्मन नागरिकों की हत्या करना। नाजी मेडिकल डिक्शनरी में इन कमजोर लोगों के लिए एक नया वर्ड इजाद किया गया, लाइफ अनवर्दी ऑफ लाइफ, यानी जीने के अयोग्य जीवन। T4 प्रोग्राम की सबसे भयानक बात इसके काम करने का तरीका था। जंग के माहौल में डॉक्टर्स के सामने हजारों मरीजों की फाइल आती, वो बिना मरीज को देखे, बिना उनको कोई टेस्ट किए, सिर्फ कागज पर लिखे सिम्टम्स को पढ़ते, फिर एक लाल या नीला पेन चलाकर तय कर देते थे कि वो इंसान जिएगा या मरेगा। लाल निशान मतलब था मौत। 1939 से 1941 के बीच लगभग 70,000 से ज़्यादा आम जर्मन नागरिकों को देश के अलग अलग सैनिटोरियम में बनाए गए गैस चैम्बर्स में मार दिया गया। इसमें बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। उनकी फैमिलीज को झूठे डेथ सर्टिफिकेट भेजे गए। मौत की वजह अक्सर निमोनिया या हार्ट अटैक बताई जाती थी। एक तरह से ये इंसानों की हत्या का एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बन चुका था। आगे चलकर ये सिस्टम रुकने की बजाय और बड़ा होता गया। पोलैंड में कंसंट्रेशन कैंप्स इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करने लगे। इस दौर में IG फार्बन जैसी बड़ी जर्मन कंपनीज ने नाजी पैरामिलिट्री यानी SS के साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। वो हर कैदी के लिए रोजाना 4 से 6 मार्क्स का किराया SS को देते थे। इन कंपनीज की फाइलों में एक कैदी की वर्किंग लाइफ 9 महीने मानी जाती थी। जब वो इंसान कुपोषण, बहुत भयानक ठंड और लगातार काम की थकान से टूट जाता और वो काम करने लायक नहीं रह जाता या उनके फायदे के काबिल नहीं रह जाता तो उसे एक खराब हो चुकी मशीन की तरह गैस चैम्बर में डिस्पोज कर दिया जाता। सोच कर देखो कि एक इंसान को किस तरह से ये लोग इंसान समझ ही नहीं रहे थे। ये काम ठीक वैसे ही हो रहा था जैसे कोई चीज़ काम की ना होने पर डस्टबिन में फेंक दी जाती है। इतिहासकार आज इस बात पर कोई दो राय नहीं रखते कि T4 प्रोग्राम सिर्फ एक हत्या का अभियान नहीं बल्कि ये एक रिहर्सल था। इस प्रोग्राम में ही कार्बन मोनोऑक्साइड और जैक्लोन बी जैसी गैस चैम्बर टेक्निक्स इवॉल्व हुई। इसी प्रोग्राम में मास किलिंग की एक्सपर्टीज, लाशों को ठिकाने लगाने के लिए ओवन का डिजाइन और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट डेवलप हुआ। जब बाद में मशीन पूरी तरह से स्मूथली चलने लगी तो इन्हीं डॉक्टरों को बाद में ऑश्विट्ज, ट्रेबलिंका और सोबिबोर जैसे डेथ कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि यही डॉक्टर्स इस काम के एक्सपर्ट भी थे। 1942 आते आते नाजी मेडिकल क्राइम्स पीक पर पहुंच चुके थे। इस क्राइम का एपिसेंटर बना ऑश्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप। यहाँ पर ब्लॉक 10 और ब्लॉक F सबसे खतरनाक ब्लॉक्स थे। ब्लॉक 10 में खिड़कियों पर बाहर से भारी लकड़ी ठोक दी गई ताकि अंदर की चीखें बाहर ना जा सकें और बाहर की दुनिया अंदर ना देख सके। अंदर न नेचुरल रोशनी होती थी न ताज़ी हवा। यहाँ के वार्ड्स में प्रोफेसर कार्ल क्लॉबर का साम्राज्य चलता था।
उसका मकसद था एक ऐसा तरीका खोजना जिससे जंग जीतने के बाद लाखों स्लाविक महिलाओं को बिना टाइम वेस्ट किए एक साथ बांझ बनाया जा सके। क्लॉबर्ग नसबंदी एक्सपेरिमेंट करते टाइम महिलाओं को बेहोश या सुन्न भी नहीं करता था। औरतों के यूट्रस में फॉर्मेलिन और दूसरे टॉक्सिक केमिकल सीधे इंजेक्ट कर दिए जाते थे, जिससे बहुत पेन होता था। कई औरतें इस पेन के चलते उसी टेबल पर दम तोड़ देती थी। लेकिन क्लॉबर्ग ऐसा करने वाला अकेला नहीं था। इसी कैंप में दहशत का दूसरा नाम था डॉक्टर जोसेफ मेंगले। कैदियों ने इस आदमी को एंजल ऑफ डेथ का नाम दिया था। मेंगले कभी चिल्लाता नहीं था। वो ओपेरा के गाने गुनगुनाते हुए सिर्फ अपनी एक छोटी सी छड़ी के इशारे से हजारों लोगों को बाएं या दाएं भेजकर उनकी मौत तय करता था। उसकी सनक मेनली जेनेटिक्स और खास तौर पर जुड़वा बच्चे थे। ब्लॉक एफ में वो बच्चों पर अपने भयानक एक्सपेरिमेंट करता था। उसका मानना था कि अगर वो जेनेटिक्स के सीक्रेट समझ ले तो वो हिटलर की आर्यन रेस को और तेजी से आगे बढ़ा सकता है। इतिहासकार और खुद उस कैंप में काम करने को मजबूर हुए एक यहूदी डॉक्टर मिक्लॉस निजिस्ली अपनी डायरी में उस खौफनाक सच को बयान करते हैं। निजिस्ली बताते हैं कि मेंगले के एक्सपेरिमेंट्स में कोई इलाज नहीं था। कई बार वो 2 जुड़वा बच्चों के दिल में सीधे क्लोरोफॉर्म इंजेक्ट कर देता था ताकि दोनों ठीक एक ही पल में मरे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उनकी ऑटोप्सी में उनके इंटरनल ऑर्गन्स को बिल्कुल एक ही स्टेज पर कंपेयर किया जा सके। बच्चों की आंखों में केमिकल डाल के उनका रंग बदलने की कोशिश की जाती थी। इस तरह से वो अपनी ताकत के घमंड में किस हद तक चला जाता था, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मई 1945 में आखिरकार जर्मनी हारा और जंग खत्म हुई। कैंप्स आज़ाद हुए और दुनिया के सामने पहली बार हिटलर का क्रूर चेहरा दिखा। दिसंबर 1946 में न्यूरमबर्ग ट्रायल में एक स्पेशल डॉक्टर्स ट्रायल हुआ। कटघरे में 23 आरोपी खड़े थे, जिसमें से 20 मेडिकल डॉक्टर्स थे। ये दुनिया के इतिहास का पहला ऐसा केस था जहां मेडिकल साइंस खुद कटघरे में खड़ी थी। महीनों चली बहस, हजारों पन्नों के सबूतों और पीड़ित महिलाओं की गवाही के बाद इस ट्रायल से दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज मिली, न्यूरमबर्ग कोड। इस कोड में 10 रूल थे जिसने पूरी दुनिया के लिए मॉडर्न बायो एथिक्स की नींव रखी। इस कोड का पहला और सबसे जरूरी उसूल था, किसी भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए इंसान की अपनी इच्छा से दी गई सहमति पूरी तरह से जरूरी है। बिना इंसान की इंफॉर्मेशन और मर्जी के उस पर कोई ट्रायल नहीं हो सकता। अब आपको लगेगा कि न्यूरमबर्ग ट्रायल इंसानियत की बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन ऐसा पूरी तरह से सही नहीं था। ऑशविट्ज का सबसे बड़ा क्रिमिनल जोसेफ मेंगले कभी पकड़ा ही नहीं गया। वो सालों तक यूरोप में छिपने के बाद लैटिन अमेरिका भाग गया। 1979 में ब्राजील के एक बीच पर तैरते हुए एक आज़ाद और नॉर्मल आदमी की तरह वो मरा। एक्सरे के जरिए हजारों जवान लड़कियों को दर्दनाक तरीके से बांझ बनाने वाला डॉक्टर हॉर्स्ट शूमन सालों तक छिपकर अफ्रीका में मेडिसिन प्रैक्टिस करता रहा। बहुत बाद में जाके उसको बस मामूली सजा हुई और वो छूट गया। इससे भी बड़ी बात यह थी कि मेंगले का गुरु और मेंटोर प्रोफेसर ऑटमन वॉर वर्शुअर, जो बर्लिन के एक शानदार इंस्टीट्यूट में बैठकर मेंगले द्वारा मारे गए बच्चों की आंखों और अंगों के पार्सल को रिसीव करता था, उसे जंग के बाद बस छोटा सा जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। सिस्टम ने उसे एक नादान वैज्ञानिक माना जिसे कैंप की जमीनी हकीकत असल में पता नहीं थी। वर्शुअर 1968 तक पश्चिमी जर्मन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर बना रहा और उसे जेनेटिक्स के एरिया में कई सम्मान मिलते रहे। मेडिकल सिस्टम और एकेडमिया ने अपने ही एलीट लोगों को बहुत खामोशी से एक तरह से बचा लिया था। युद्ध के बाद दशकों में 1950 से लेकर 1980 तक ग्लोबल मेडिकल और एकेडमिक कम्युनिटी ने खुद को बचाने के लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ कहानी गढ़ ली। उन्होंने पूरी दुनिया को और अपने मेडिकल छात्रों को यह बताया कि नाजी डॉक्टरों के वो तमाम प्रयोग महज सूडो साइंस यानी फर्जी और झूठा विज्ञान थे। यहां तक कि न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के चीफ अमेरिकी वकील टेलफोर्ड टेलर ने भी अपने भाषण में कहा कि इन प्रयोगों की कोई वैज्ञानिक वैल्यू नहीं थी और ये सिर्फ कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों का पागलपन था। लेकिन ये फर्जी विज्ञान वाली कहानी एक बहुत बड़ा झूठ थी जिसे ग्लोबल मेडिकल कम्युनिटी ने अपने खुद के एथिक्स को बचाने के लिए गढ़ा था। इतिहासकार अक्सर डिबेट करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अगर दुनिया और साइंस कम्युनिटी ये मान लेती कि कैंप्स में होने वाले वो एक्सपेरिमेंट असली और मेन स्ट्रीम साइंस थे, तो उन्हें यह भी मानना पड़ता कि पूरी मॉडर्न मेडिसिन का एथिकल ढांचा असल में खोखला और या करप्ट है। उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता कि विज्ञान अपने आप में कोई बहुत ही पवित्र चीज नहीं है।
1980 के दशक में जब पॉल विंडलिंग जैसे कुछ जिद्दी इतिहासकारों ने आर्काइव्स की धूल फांकनी शुरू की और हाल ही में 2021 की एक डिटेल लैंसन कमीशन रिपोर्ट सामने आई, तो इस झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश हुआ। उन्होंने सबूतों के साथ साबित किया कि नाजी डॉक्टरों की मेथोडोलॉजी, उनका डेटा कलेक्शन और उनके पब्लिकेशन पूरी तरह से उस दौर के मेन स्ट्रीम ग्लोबल साइंस के स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते थे। उनका साइंस टेक्निकल रूप से सही था, बस उनकी मोरालिटी पूरी तरह से मर चुकी थी। ये कोई अनपढ़ या सड़क छाप गुंडों का काम नहीं था। ये स्टेट द्वारा स्पॉन्सर किया गया एक मेडिकली सैंक्शनड जेनोसाइड था। फेमस हिस्टोरियन और साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट जे लिफ्टन ने कई डेकेड्स तक नाजी डॉक्टरों के इंटरव्यू लिए और इसे समझने के लिए एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने इसे डबलिंग कहा। लिफ्टन ने अपनी रिसर्च में बताया कि कैसे एक पढ़ा लिखा एलीट और समझदार डॉक्टर अपने दिमाग को साइकोलॉजिकल रूप से दो अलग अलग हिस्सों में बांट लेता है। उसका एक हिस्सा दिन में बिना किसी इमोशन, बिना किसी अपराध बोध के कैंप के रैंप पर खड़ा होकर मौत बांटता है और उसका दूसरा हिस्सा शाम को घर जाकर अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करता है, दोस्तों के साथ वाइन पीता है और बीथोवन का क्लासिक म्यूजिक सुनता है। यह डबलिंग कोई क्लिनिकल मानसिक बीमारी या सिजोफ्रेनिया नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम के लिए खुद को पूरी तरह से ढाल लेने की सोची समझी प्रक्रिया थी जहां इंसान की जान की कीमत जीरो हो चुकी थी। एक और खौफनाक सच 1980 के दशक के अंत में सामने आया, जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिला कर रख दिया। एक खुलासा हुआ कि जर्मनी की सबसे प्रेस्टीजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक मैक्स प्लैंक सोसाइटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नाजी पीड़ितों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी और टिश्यू के सैंपल 1990 तक कई जार्स में प्रिजर्व करके रखे हुए थे। डेकेड्स तक जंग के बाद पैदा हुए युवा मेडिकल स्टूडेंट्स इन बॉडी पार्ट्स से न्यूरोलॉजी की पढ़ाई करते रहे, उन पर थीसिस लिखते रहे, बिना ये जाने कि ये सैंपल उन मानसिक रोगियों के हैं जिन्हें T4 प्रोग्राम में गैस चैम्बर्स में मार दिया गया। 1990 में जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिट हुई, तब जाकर उन अनगिनत अनाम पीड़ितों के अंगों को सम्मान के साथ दफनाया गया। अगर आपको लगता है कि एथिक्स का ये डिक्लाइन सिर्फ जर्मनी तक लिमिटेड था, तो जंग के बाद अमेरिका का दोहरा रवैया भी देखना जरूरी है। जिस अमेरिका ने न्यूरमबर्ग कोर्ट में खड़े होकर ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें की और कोड लिखे, उसी अमेरिका ने जंग खत्म होने के बाद ऑपरेशन पेपर क्लिप नाम का एक सीक्रेट कोड प्रोग्राम चलाया। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने चोरी छिपे सैकड़ों नाजी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को माफ कर दिया और उन्हें अमेरिका में बड़े बड़ी पोस्ट पर नौकरी दी। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था और अमेरिका को स्पेस रेस और हथियारों की दौड़ में सोवियत संघ यानी रशिया से आगे निकलना था। स्टेट के स्ट्रेटेजिक फायदों के सामने सारे मेडिकल एथिक्स और जस्टिस के सारे सिस्टम पीछे छूट गए। इतना ही नहीं, अमेरिका के अपने ही घर में 1932 से लेकर 1972 तक टस्कगी सिफिलिस स्टडी नाम का एक भयंकर अनैतिक प्रयोग चलता रहा। इसमें सैकड़ों गरीब अफ्रीकी अमेरिकी मरीजों को जानबूझकर सिफिलिस जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज नहीं दिया गया, यानी पेनिसिलिन उन्हें नहीं दी गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि यह बीमारी बिना इलाज के शरीर को कैसे तबाह करती है। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब सिस्टम कमजोरों को इंसान मानना बंद कर दे, तो झंडे का रंग चाहे जो हो, साइंस का पतन तय है। तो दोस्तों, ये थी हिटलर के नाजी एक्सपेरिमेंट की कहानी। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंस गलत है या डॉक्टर्स गलत थे। जिस सिचुएशन में ये सारी कहानी लिखी गई, जिस तरह से बहुत ही इमोरलिटी के साथ इंसानों को इंसान न समझने की बहुत ही बड़ी गलती की गई, वो रिजल्ट है इन खतरनाक मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स का। अब आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app.
एंड यूट्यूब चैनल। इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप और विजिट www.letsmike.com। लेट्स माइक, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।